बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ हूँ। आज जिस टॉपिक पे आपसे मैं बात करूँगा वो है कि सांस फूलने की बीमारी, जो आहिस्ता आहिस्ता सांस चढ़ता है या सांस फूलता है, उसकी वजूहात क्या हैं। तो उन तमाम वजूहात को आपके सामने एक एक करके रखूँगा। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये एक फैक्ट है और एक हकीकत है कि दुनिया भर में बहुत ज़्यादा तादाद में लोग या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इस बीमारी के साथ आते हैं, यानी उनका सांस फूलता है और सांस चढ़ने की और सांस की दुश्वारी की बीमारी होती है, और वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। या ये डेवलप्ड जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें लोग एम्बुलेंस को कॉल करते हैं। एम्बुलेंस में 999 आमतौर पे 999 ये नंबर होता है, उस पर ये कॉल करते हैं जब उनको ये बीमारी होती है, तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट में अपने इलाज के लिए आते हैं। तो ये हकीकत आपके सामने रखने की वजह ये है कि ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और ज़्यादा लोग इससे मुतासर है दुनिया में, और इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। अब वो सारी की सारी वजूहात जो मेन हैं वो आपके सामने मैं रखूँगा ताकि आपको अपनी बीमारी को समझने में आसानी हो और इलाज में आपके लिए आसानी हो, और उनका मेन इलाज भी आपके सामने मैं रखूँगा। तो पहली जो उसकी वजह है वो है दमे की बीमारी। और दमे की बीमारी की वजह से एक्यूट शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी अचानक भी सांस फूल सकता है। लेकिन अगर वो एक बंदा अपना इलाज करा रहा है, मरीज़, और वो इलाज उसका सही नहीं हो रहा और वो उसकी दवाई की डोज सही नहीं है, या उसकी दवाई जो है एक उसे मिल रही है और उसको दवाई 2 की ज़रूरत है, या एक तरह का इन्हेलर मिल रहा है और उसको दूसरे टाइप की इन्हेलर की ज़रूरत है, तो उस सूरत में हम कहेंगे कि उसकी जो दमा है वो कंट्रोल नहीं है, अनकंट्रोल्ड ब्रोंकियल अस्थमा। उसकी वजह से ये जो सांस की बीमारी है ये फिर लंबा अरसे तक चलती है और तूल पकड़ लेती है। तो ऐसे लोगों को फिर ये चाहिए कि ये जितनी भी वजूहात मैंने बताई हैं कि उनकी अगर दवाई की डोज ठीक नहीं है तो अपने डोज ठीक कर दें, बढ़ा दें, और अगर वो इन्हेलर ले रहे हैं तो इन्हेलर की डोज कम है तो वो बढ़ा दें। अगर एक तरह का इन्हेलर है उससे ठीक नहीं हो रहा तो दूसरे टाइप का इन्हेलर, मुख्तलिफ इसकी किस्में हैं, वो बदल लें। तो अपना जो भी डॉक्टर जिससे आप इलाज करवा रहे हैं तो अपनी दवाइयों की डोज और दवाइयों की टाइप वो आप एडजस्ट करवा लें। तो आपका ये दमा जो है, मकसूद ये है कि वो कंट्रोल होना चाहिए। जब कंट्रोल होगा तो फिर ये सांस की तकलीफ नहीं होगी और सांस फूलना बंद हो जाएगा या बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो ये एक वजह हो गई और उसकी ये इलाज हो गया। और दूसरी जो बड़ी वजह है उसे स्मोकिंग की वजह से लोगों के फेफड़े ज़ख्मी हो जाते हैं। उसे मेडिकल ज़बान में COPD या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं। उसकी वजह से जब ये सांस की नालियाँ ज़ख्मी हो जाती हैं तो फिर अल्टीमेटली होता ये है कि वो तंग होना शुरू हो जाती हैं, और उसकी वजह से 2 चीज़ें होती हैं। एक, सांस चढ़ता है या सांस फूलना शुरू हो जाता है, और दूसरी बात ये होती है कि इनको खांसी होती है, और ये खांसी प्रोडक्टिव होती है, यानी इसमें बलगम भी आता है। तो इन लोगों को फौरी तौर पे इसका इलाज ये है कि एक तो सिगरेट छोड़ देना चाहिए, और दूसरी, सिगरेट छोड़ने के अलावा इनके जो इलाज है इसकी दवाइयाँ मिलती हैं, गोलियाँ भी मिलती हैं, और दमे की तरह इसके अपने ख़ास किस्म के इन्हेलर होते हैं। वो इन्हेलर जो है वो इस्तेमाल करने चाहिए। उससे ये जो COPD की बीमारी है जिससे सांस चढ़ता है वो ठीक हो सकती है। और तीसरी इसमें जो इलाज है, यानी दवाइयों के अलावा सिगरेट छोड़ना, दवाई इन्हेलर फॉर्म में या गोलियों फॉर्म में, और तीसरी चीज़ ऑक्सीजन है। और जैसे मैंने बताया ना कि जो डेवलप्ड मुल्क हैं वहाँ लोग सिलेंडर तक अपने ले लेते हैं, और क्योंकि ये सबसे बड़ा इलाज COPD का ये है कि वो सिलेंडर से ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। और इस ऑक्सीजन इस्तेमाल करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अगर एक तो ये बीमारी ठीक होना शुरू हो जाती है, इसकी सेवेरिटी जो है वो कम हो जाती है, और इसकी प्रोग्रेशन रुक जाती है, यानी आगे और मज़ीद नहीं बढ़ती।
मज़ीद अगर इस बीमारी को बढ़ाने से कोई चीज़ रोकती है तो वो ऑक्सीजन थेरेपी है। तो इसीलिए ऑक्सीजन इस्तेमाल करना, वो भी जिससे भी आप इलाज करा रहे हैं उससे आप मशवरा कर सकते हैं, वो आपको उस हिसाब से या ऑक्सीजन थेरेपी या ऑक्सीजन एडवाइस करे। और डोमिसिलरी ऑक्सीजन थेरेपी इसे कहते हैं, लॉन्ग टर्म डोमिसिलरी थेरेपी, यानी लंबे अरसे तक ऑक्सीजन इस्तेमाल करना और घर में ही इस्तेमाल करना ताकि डिपेंडेंट ना हो किसी पे। तो ये दो चीज़ें हो गई। और तीसरी जो वजह है वो है इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़। अब इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ ऐसी चीज़ है कि हमारे जो फेफड़े हैं उसमें छोटे, जब हम सांस लेते हैं तो आखिर में छोटे छोटे समझ लें गुब्बारे हैं बहुत सारे, इस जिससे फेफड़े बने होते हैं, और उनके वो एल्वियोलाई उसे कहते हैं। और उसके दरमियान वाला जो है इंटरस्टिशियम होता है, यानी जिसमें ये छोटे छोटे गुब्बारों को आपस में जोड़ा होता है, वो जो एरिया होता है, सेल्स होते हैं, उनको उसे इंटरस्टिशियम कहते हैं। अब उस एरिया का जो डिजीज़ होती है वो डैमेज जब हो जाए उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। ऑटो इम्यून भी होता है, यानी अपना जो मुदाफ़ियती निज़ाम है जो हिफाजत करता है वो सेल्स बॉडी के अगेंस्ट हो जाते हैं और इन इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ कर देते हैं, यानी इंजरी कर देते हैं हमारे फेफड़ों के उन सेल्स में। दूसरी वजह ये हो सकती है कि बड़ी जो बीमारी है जो ये टीबी होती है फेफड़ों की, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, तो उसकी वजह से इंजरी होती है, क्योंकि ये भी बीमारी लंबे अरसे तक चलती है तो उसकी वजह से दूसरी ये इंजरी करती है। और उसके अलावा ये ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्यूपेशन हैं, जैसे कॉटन की फैक्ट्रियों में काम कोई करता है, सीमेंट की फैक्ट्री में काम करता है, पत्थर काटने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं वहाँ पे काम करता है, डस्ट जहाँ पे ज़्यादा हो, माइंस हो गए, कोयले के माइंस हो गए वहाँ पे, तो उन लोगों को ऑक्यूपेशन की वजह से, यानी उस प्रोफेशन पेशी की वजह से जो चीज़ें अंदर जाती हैं, केमिकल्स जाते हैं और ये डस्ट वगैरह जाती है, तो इससे भी फेफड़े ज़ख्मी हो जाते हैं और वो फेफड़ों में जमना शुरू हो जाती है। तो उनको अब ये सारी जब चीज़ें होती हैं तो वो जब इंजरी होती है तो उसकी वजह से फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी जो रिपेयर का निज़ाम है फेफड़ों का, तो वो रिपेयर, ज़ख्म के बाद रिपेयर होते हैं। जब रिपेयर होते हैं तो एक ख़ास टिशू होता है, यानी सेल्स होते हैं जिसे फाइब्रस टिशू कहते हैं, उसकी वजह से वो फाइब्रोसिस होती है। लंग्स में जब फाइब्रोसिस होती है तो ये जो लंग्स हमारे हैं ये तो गुब्बारे की तरह, जब हम सांस लेते हैं तो ये फैलते हैं और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो ये सिकुड़ते हैं। जब ये फाइब्रोसिस होती है तो ये सख्त हो जाते हैं। जब ये सख्त हो जाते हैं तो ये सही तरह फैल नहीं सकते, सही तरह सिकुड़ नहीं सकते, तो उसकी वजह से फिर ये क्रॉनिक डिस्निया या ये सांस फूलना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा लोग चलते हैं तो फिर उनको सांस चढ़ता है। तो ये तीसरी बड़ी वजह है। चौथी बड़ी वजह जो है वो ये कि जो फेफड़ों के इर्द गिर्द वाली एरिया है उसे प्लूरल स्पेस कहते हैं, वहाँ पे किसी भी वजह से फ्लूइड का भर जाना, पानी का भर जाना, वो टीबी की वजह से भी हो सकता है, नमोनिया की वजह से भी हो सकता है, खुदा न खास्ता किसी को लंग्स का कैंसर हो जाए, जो स्मोकिंग सबसे बड़ी वजह है वो हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसकी वजह से वो फेफड़ों के इर्द गिर्द पानी अगर बहुत ज़्यादा जमा हो जाए तो उसकी वजह से भी सांस चढ़ता है। तो उसका इलाज यही है कि उसको वो पानी को निकाल दिया जाए। तो दूसरे जो मैंने एक और जो वजह आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ की बताई है जिसकी वजह से फेफड़े सख्त हो जाते हैं, उसका आमतौर पे स्टीराइड्स के साथ इलाज करते हैं। स्टेरॉइड्स की गोलियां देते हैं और उसकी वजह से जो है ये काफ़ी हद तक ये बीमारी काबू में आ जाती है। लेकिन कुछ बीमारियां इनमें ऐसी भी हैं कि जो वो उसको रिस्पॉन्ड नहीं करती। और जो ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ मैंने बताई, जो पेशा होता है वो अवॉइड करें, अगर डस्ट को अवॉइड कर सकते हैं और उन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, या प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लें, यानी हिफाजती तदाबीर ले लें कि वो ताकि डस्ट वगैरह ज़्यादा फेफड़ों में अंदर न जाए जहाँ पे वो काम कर रहे हों, जो भी पेशा है। अगर माइन में काम कर रहे हैं तो वे हिफाजती तदाबीर ले लें। इसी तरह अगर टीबी की वजह से फेफड़ों में ज़ख्म हो गया और फेफड़े सख्त हो गए या पानी पड़ गया तो टीबी का इलाज अपना कराए। 6 महीने 9 महीने उसका इलाज होता है, टीबी की दवाइयाँ मौजूद हैं, तो वो आप अपने डॉक्टर से मशवरा कर लें ताकि वो आपके टीबी का इलाज करे। और उसके अलावा फिर एक जो बीमारी है जिससे सांस फूलता है वो है एनीमिया, और यानी खून की अगर ज़्यादा कमी हो जाए, और खून में एक ख़ास चीज़ होती है हीमोग्लोबिन,
हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेता है और पूरी बॉडी में चूंकि ऑक्सीजन की यानी सांस का जो खास हिस्सा है ऑक्सीजन उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो फेफड़ों से लेके जैसे ट्रक लेके जाते हैं सामान, तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेके जाता है बॉडी के मुख्तलिफ जगहों पे। तो अगर ऑक्सीजन सही पहुंच रही है तो उसकी वजह से हमें सांस नहीं चढ़ेगा। लेकिन अगर ये हीमोग्लोबिन ही कम हो जाए जो ऑक्सीजन को लेके जाती है तो वो इसे हमें एनीमिया कहेंगे, तो उसकी वजह से भी सांस चढ़ता है। तो ये मुख्तलिफ वजूहात की वजह से ये हीमोग्लोबिन कम हो सकता है। तो जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ रिप्लेस की जाए, यानी आयरन अगर कम है तो आयरन दिया जाए, और अगर विटामिन B12 कम है तो उसके इंजेक्शन या गोलियां दी जाए। अगर फोलिक एसिड कम है तो उसका गोलियां मिलती हैं वो इस्तेमाल की जाए, उससे एनीमिया ऊपर आ जाएगा और एनीमिया ठीक हो जाएगा और सांस फूलना जो है ना बंद हो जाएगा। और अगर फौरी तौर पे ज़रूरत है, ज़्यादा हीमोग्लोबिन कम है, तो खून की बोतलें भी लग सकती हैं जिसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। वो जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगवा लें अपने डॉक्टर से अस्पताल में अंडर सुपरविजन, तो उससे हीमोग्लोबिन ऊपर आ जाएगा, तो उससे भी सांस एनीमिया ठीक हो जाएगा और सांस की तकलीफ भी ठीक हो जाएगी। और एक और चीज़ ये होती है ओबेसिटी यानी मोटापा अगर वज़न ज़्यादा होगा उसकी वजह से भी सांस चढ़ेगा। और तो उसका सादा और सीधा इलाज ये है कि वज़न को कम किया जाए, और उसके लिए दो बड़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और यानी खुराक मुतवाज़न रखे, वो खुराक ना खाए जो वज़न को बढ़ाए, और वो एक अलग टॉपिक है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिनसे जो नहीं खानी चाहिए, और क्वांटिटी भी कम करनी चाहिए, क्वालिटी भी ठीक रखनी चाहिए अपनी खुराक की, यानी मुतवाज़न ग़िज़ा खाएं। और दूसरी चीज़ जो है वो ये जो एक्सरसाइज है वो रेगुलर एक्सरसाइज बंदा शुरू कर दे। और रेगुलर एक्सरसाइज का मतलब है अगर 4 दिन करे हफ्ते में तो 4 दिन रेगुलर करे, अगर 5 दिन करे तो 5 दिन रेगुलर करे। और वॉक तेज़ कर सकता है, दौड़ सकता है तो दौड़ा करे, वॉक तेज़ तेज़ करे। तो ये एक्सरसाइज जब रेगुलर करेगा तो उससे भी वज़न कम हो जाएगा। आखिरी एक चीज़ बताता हूँ जो साइकोजेनिक है। साइकोजेनिक मतलब मेंटल टेंशन होती है, बीमारी, पैनिक अटैक्स होते हैं इन लोगों को। और पैनिक अटैक्स जब होते हैं तो उसकी वजह से सांस उनको उकड़ना शुरू हो जाता है, और वो खुली हवा में जब जाते हैं या किसी से बात करते हैं, जब थोड़ी सी वो टेंशन डिप्रेशन दूर होती है, पैनिक अटैक चला जाता है, तो उसके बाद उनका सांस उकड़ना ठीक हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की वजूहात आपके सामने मैंने रखी हैं। यानी सबसे बड़ा ये अनकंट्रोल्ड ब्रोंकियल अस्थमा, फिर स्मोकिंग की वजह से फेफड़ों का ज़ख्मी होना COPD, फिर इंटस्टिशियल लंग डिजीज़ है यानी फेफड़ों का सख्त हो जाना मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, जिसमें बड़ी वजूहात TB है, और ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के माइंस में काम करने वाले प्रोफेशंस हैं, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ जिसे कहते हैं। उसके अलावा आपके सामने मैंने मोटापा रखा, एनीमिया रखा, और एक और जो बड़ी वजह है वो दिल की बीमारी है। उसकी वजह से अचानक भी सांस उकड़ सकता है अगर हार्ट फेलियर हो, और अगर क्रॉनिक हार्ट फेलियर हो, पुराना हार्ट फेलियर हो, सही काम दिल न कर रहा हो, तो उसकी वजह से आराम से भी सांस चढ़ सकता है, जिसे क्रॉनिक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या दायमी जैसे सांस की हम कहेंगे कि तकलीफ़ है, दुश्वारी है सांस लेने में, तो वो दिल की बीमारी हार्ट फेलियर की वजह से भी हो सकता है। और इसी तरीके से अगर दिल की एक और भी वो चीज़ें अगर डिटेल में जाएं तो एरिदमिया यानी रिदम अगर उसका ख़राब हो जाए, एक ख़ास रफ्तार से अगर दिल चलता है तो ठीक है, अगर उसकी रफ्तार गड़बड़ हो जाए, कभी तेज़ कभी आहिस्ता, और रिदम उसका ख़राब हो जाए, उसकी वजह से भी सांस चढ़ सकता है। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। उम्मीद है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है आपके काम आएगी अपने इलाज कराने में, और अल्लाह आपको सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए।